नमस्कार साथियों, आज है दिनांक 17 जून 2026 और आज के दिन ही हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट करवाया गया था HPGBT एंट्रांस एग्ज़ाम। साथियों, ये एग्ज़ाम जो बहुत ही अच्छी लेवल पे आया था, तो इसकी हम जीके की एक्यूरेट आंसर की आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पहला जीके का क्वेश्चन आया था कि चंबा सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन हमने एक बार नहीं कई बार पढ़ा था कि चंबा सेवक संघ की जो स्थापना है वो 1936 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपने यहाँ पे सही लगाना था। अब नेक्स्ट बार जब एग्ज़ाम होगा तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चंबा सेवक संघ की जो स्थापना है वो किनके द्वारा की गई थी। तो स्वामी कृष्णानंद और सदाराम जो चंदेल है, इनके द्वारा। तो दो व्यक्ति थे मुख्य रूप से आपके, स्वामी कृष्णानंद और सदाराम चंदेल। इन्होंने जो है 1936 में चंबा सेवक संघ की स्थापना की थी। क्या मुख्य उद्देश्य था इसको स्थापना करने था, तो ये हर एक बात मैं पहले जो हमारी जो पुरानी वीडियो है उनमें भी आपको बता चुका हूँ। आज हम खाली आंसर की को बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब एग्जाम में वही क्वेश्चन आए थे जिनको हम बार बार अपनी सीरीज में पढ़ा करते थे कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील ऐसी है जिसे 7 झीलों का समूह कहा जाता है। देखिए, 7 झीलों का समूह हिमाचल प्रदेश की लामा डल झील को कहा जाता है। तो लामा झील जो हिमाचल प्रदेश की है, इसे 7 झीलों का समूह कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3962 मीटर है। बोली तो आपका 3962 मीटर लामा डल झील की ऊंचाई है। साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लामा झील तो आपके हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है, लेकिन इसके अलावा आपकी घड़ासरू झील कहाँ पर है। तो घड़ासरू की बात करें तो घड़ासरू भी आपकी चंबा जिले में है। इसके अलावा रेणुका झील की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी नेचुरल झील है, जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल की वो कौन सी झील है जिसकी आकृति सोई हुई स्त्री की तरह है, तो वो भी आपकी रेणुका झील है। साथियों, इस तरह से रिलेट करके जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होता है और यहाँ से आपकी बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाएं के लिए काम आते हैं। साथियों, बात करें आपकी, बहुत बार पूछा जाता है कि जो माँ रेणुका है उनके पति का नाम क्या है। तो माँ रेणुका के पति का नाम है ऋषि जमदग्नि जी, जिन्हें जामलू देवता कहा जाता है। और माँ रेणुका के जो पुत्र है उनका नाम भगवान परशुराम है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, नाको झील कहाँ पर है, तो नाको झील किन्नौर जिले में स्थित है। और ये झील जो है वो किन्नौर की ऐसी झील है जो कि स्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जी, अगला क्वेश्चन है कि रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है। बात करें रावी नदी की, तो जो रावी नदी है, इस रावी नदी का संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सेम चीज़ पूछा जाता रावी नदी का वैदिक नाम बताओ, तो आप क्या करते। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी। क्या है आपका, पुरुषणी। तो पुरुषणी जो है वो क्या है, आपके रावी नदी का वैदिक नाम है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार आपका कई दफ़ा पूछा गया है कि सतलुज नदी का संस्कृत नाम क्या है। तो सतलुज नदी हिमाचल की सबसे लंबी नदी, उसका संस्कृत नाम शतुद्रु है और उसका वैदिक नाम सतुद्री है। ठीक है, व्यास का संस्कृत नाम विपाशा है और वैदिक नाम अर्ज किया है। तो तमाम चीज़ें, तमाम बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी का उद्गम बड़ा बंगाल कांगड़ा से होता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की लंबाई कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की लंबाई 158 किलोमीटर है। बादल नदी रावी की सहायक है। तंतगिरी नदी रावी की सहायक है। छतराड़ी है, सियूल है, साल है, बुदिल है, बलजेड़ी नदी है, चिड़चिन नाला है। ये सभी की सभी रावी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान। देखिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में जो होता है वो आपका 98.6 होता है, 19.6 होता है। ये बात 98.6 होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर पूछा जाता कि मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में बताइए, तो सेल्सियस में आपका 37 डिग्री होता, 37 डिग्री सेल्सियस होता। तो ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। हर एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है और अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है।
और ये क्वेश्चन फिर से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर में आया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की मैं बात करूँ, ये भारत का सबसे प्राचीन वेद है। और जब भी बात की जाए ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, कल के लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है सूक्त कितने हैं, तो 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। तमाम क्वेश्चन, तमाम बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, परीक्षाओं में काम आने वाली रहने वाली है। साथियों, हर एक बात, हर एक चीज़ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हर एक चीज़ पेपर में यहाँ पे बार बार पूछी जाती है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम था आयुर्वेद। इस बार नहीं पूछा था, लेकिन अगले बार पूछ सकता है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का आपका गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का आपका धनुर्वेद है। और अर्थवेद का उपवेद आपका क्या है, अर्थवेद का है आपका शिल्पवेद। तो शिल्पवेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, तो ये उपवेद आपको चारों के याद रखने हैं बेहतरीन तरीके से। ऋग्वेद में मूल मंत्र 10,462 है, लेकिन 118 मंत्र जो है वो दोहराए गए हैं। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हुए होंगे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अक्सर किताबों में देखा जाए अपने पुराने डाटा में, तो वहाँ पर आपका शिल्ला आता है। लेकिन जब आप गूगल बाबा में जाते हो तो रियो फर्ग्यूल आता है। तो एक बार ज़रा फाइनल आंसर की का वेट करते हैं और आपके मुताबिक कौन सा यहाँ पे आंसर हो सकता है। ऑप्शन में आप बताइए, क्या ए हो सकता है या बी हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में कंफर्म जो मैं बता दूंगा, आपको अगली वीडियो जो मेरी आएगी उसमें आपको डिटेल से बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि मानसरोवर झील के राकस ताल से। देखो यहाँ पे राकस ताल भी था, मानसरोवर झील भी था, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ से हो रहा है, तो राकस ताल से हो रहा है। तो पहले तो राकस ताल है, उसके बाद मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर झील में एक जगह है राकस ताल, उसी राक्षस ताल, ये राकस ताल या राक्षस ताल आप इसको बोल सकते हैं, यहीं से जो है मानसरोवर झील का सतलुज नदी का उद्गम होता है। ये तिब्बत में पड़ता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के शिपकी दर्रे से एंटर होती है। तो किन्नौर के शिपकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है आपकी कौन सी नदी, आपकी सतलुज नदी। ये बात आपको याद रखनी है। हिमाचल की सबसे लंबी नदी है और हिमाचल प्रदेश में टोटल 320 किलोमीटर बहती है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रम का आधुनिक नाम क्या है। मेरे साथी, ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि पाटलिपुत्रम का आधुनिक नाम है आपका पटना। देखो, प्राचीन इसका नाम है आपका पाटलिपुत्रम और नया नाम इसका पटना है। इसका नाम जो है वो पटना जो है वो किसने रखा है, तो शेरशाह सूरी ने 1541 के आसपास इसका नाम पटना रख दिया था। साथियों, पटना जो है वो बिहार की राजधानी है और पटना जो है वो किस नदी के किनारे है, तो गंगा और सोन, दो नदी है, एक गंगा है और दूसरी नदी सोन है। आपको याद रखना है कि गंगा और सोन नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो पटना में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बहुत बार बता चुका था अपनी लक्ष्य सीरीज में कि लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या है वो 366 होती है। आपने सुना है ना कि फरवरी जो है वो 29 का है, तो 29 का फरवरी कब होता है, तो जब लीप वर्ष होता है। वैसे साल आपका जो होता है, एक सामान्य वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष ऐसा क्यों है कि 366 का होता है। सामान्य वर्ष में जो फरवरी है वो 28 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष में जो है वो आपका 29 दिनों का होता है। लीप वर्ष की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो सामान्य वर्षों के लिए यदि किसी वर्ष की संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वो लीप वर्ष होता है। जैसे 2024, 2028, 2032 ये सब 4 से कटते हैं, तो ये कैसे वर्ष है, आपके लीप वर्ष है। साथियों, मान लो कि आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष कब होता है, तो एक साल में आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे, एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ठीक है। लेकिन अक्सर बोले तो 365 दिन और 6 घंटे यहाँ पे लगता है। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 365 दिन और 6 घंटे जो ये है, 365 दिन ही जोड़े जाते हैं और ये 6 घंटे जो है ना वो 4 साल बाद, 6 चौको 24, तो एक दिन बढ़ा दिया जाता है और फिर क्या आ जाता है, आपका लीप ईयर आता है।
तो हर साल के 6 घंटे हम छोड़ देते हैं 3 साल तक, और चौथी साल इनको जोड़कर फरवरी 29 का बना देते हैं, मतलब कि 6 चौको 24 घंटे बना देते हैं। और 24 घंटे बोले तो एक दिन होता है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और फरवरी जो है आपका 29 का हो जाता है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, और उसे ही हम लीप वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम कब रखा। ये क्वेश्चन कई दफ़ा मैं आपको अपनी सीरीज में बता चुका था कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और कब गए ये बात भी बोली थी, कई दफ़ा बोली थी। अब आपने पढ़ी नहीं होगी वो बात अलग है, लेकिन जेबीटी एंट्रांस है, हिमाचल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर आप हमारे चैनल को पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 20 जुलाई 1969 को मैंने ये भी बोला था, उस मिशन का नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 उस मिशन का नाम था जहाँ पर आपके जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, वो आपकी जो नासा है, अमेरिकी जो आपकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, उनके द्वारा अपोलो 11 एक मिशन था। उस मिशन से नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा की सतह पर भेजा गया था, और 20 जुलाई 1969 को उन्होंने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। ये मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि केरल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो देखिए भाई, केरल की बात हो रही है, और केरल का जो फेमस त्यौहार है वो बहुत फेमस है, बार बार मैं आपको बताते रहता था कि ओणम जो है वो आपका कहाँ होता है। केरल का सबसे बड़ा ये माना जाता है, और वहाँ का एक सांस्कृतिक त्यौहार है। साथियों, ये त्यौहार जो है वो मलयालम का एक कैलेंडर है, उसके पहले महीने जो चिंगम में मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो है वो मतलब कि अगस्त सितंबर महीने में ये होता है, और पूरा ये 10 दिनों तक चलता है ओणम त्यौहार, ठीक है। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखना है। और यहाँ पे जो मुख्य आकर्षक होता है वो पुक्कलम होता है। पुक्कलम होता है घरों के आंगन में फूलों की खूबसूरत एक रंगोली जैसी बनाई जाती है, ठीक है। ये तमाम बातें आपको ओणम त्यौहार की याद रखनी है। अच्छा, पोंगल कहाँ का है, तो पोंगल आपका तमिलनाडु की फसल कटाई का त्यौहार है, मैंने कई बार आपको बोला था। तीज राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे बड़े बड़े जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, यहाँ पर महिलाओं द्वारा तीज मनाई जाती है। लोहड़ी आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा का ये फेमस त्यौहार है। और सर्दियों की फसल में जब गेहूँ की कटाई होती है तो जनवरी के महीने में आग जलाई जाती है, और लोग लोहड़ी को एंजॉय करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब पहुंचे। बात करें व्हेन डिड बछेंद्री पाल रीच्ड माउंट एवरेस्ट। बछेंद्री पाल जो है वो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचती है, और ये कदम था 23 मई 1984 का। 1:07 और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है, या 8848 आप इसको बोल सकते हैं 8848.86 मीटर, या 8849 इसको बोल सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल पहुंचे थे। साथियों, ये पहली महिला थी भारत की जो कि माउंट एवरेस्ट पर गई थी, भारत की पहली महिला, और पूरे दुनिया की पांचवी जो है माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। साथियों, बात करें बछेंद्री पाल की तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित थी। साथियों, ये अपने जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने इतिहास जो है वो पाया था। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर पहुंचती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों, आपको ये भी याद रखना, इनका बर्थडे 24 मई को आता है। तो उसी प्रकार आपका इसके लिए इनको पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण, बहुत सारी चीज़ें मिली है। अब आपके दिल और दिमाग में और एग्जामिनर के दिमाग में कल के लिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विश्व से पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर कौन गई है। तो वो गई थी आपकी, विश्व से जो पहली महिला गई थी वो गई थी जूको तबई। अब आप बोलेंगे कि जूको तबई कब गई थी। जो जूको तबई जो है वो आपकी 1975 16 मई 1975 में गई थी। ज़्यादातर जो ये आपकी जो है ना, ये सब लोग ये मई में जाता है क्योंकि बर्फ़ थोड़ी पिघल जाती है उस टाइम पे। उसी प्रकार आपका एडमंड हिलेरी की बात करें तो जो एडमंड हिलेरी है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, ये दुनिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में गए थे। 2 व्यक्ति थे, एक एडमंड हिलेरी था, तेंजिंग नोर्गे था। ये न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और शेरपा नेपाल के तेंजिंग नोर्गे, इन्होंने इतिहास में पहली बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कदम रखा था। कब रखा था ये क्वेश्चन बनता है, तो ये रखा था 29 मई 1953 को। और इसके बाद ही 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये तमाम बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। जूको तबई पहली महिला थी। अच्छा, बिना ऑक्सीजन के आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, ना तो ऑक्सीजन, भाई बहुत बड़ी बात थी ये। तो उनका नाम था आपका रेनहोल्ड मैसनर और पीटर हेबलर। रेनहोल्ड मैसनर और पीटर हेबलर ने बिना
ऑक्सीजन के, बिना कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग करके पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इनके लिए थी। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो मुख्य दिशाएं होती हैं इसका प्रयोग लगाने के लिए जो है वो किसका प्रयोग हम करते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं कि कंपास का ही प्रयोग करते हैं। मुख्य दिशाओं का अगर हम पता लगाना है, देखिए जो कंपास होता है, मैग्नेटिक जो आपका कंपास होता है, उसे कैसे पता लगाता है, तो ये ऐसा उपकरण होता है जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है, जो कि ये जो सुई है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर को दर्शाती है। जैसे मुख्य दिशा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, इनकी ये बात करती है, तो कंपास ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब मिला था। तो इंग्लैंड में जो औरतों को जो वोट डालने का अधिकार मिला था, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वो मिला था आपका 1928 में। देखिए, इंग्लैंड का जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1920 एक्ट है, इसी के तहत जो है महिलाओं को पुरुषों के समान वहाँ पे वोट डालने का अधिकार मिला था। और इसकी जो वोट डालने की जो उम्र उस समय थी वो 21 वर्ष थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, पहली बार वोट डालने का अधिकार महिलाओं को कहाँ मिला था, तो पहली बार मिला था यूएसए में। भाई यूएसए की महिलाओं को 1920 में वोट डालने का अधिकार मिला था। और ये तमाम बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल्स। देखिए, कोशिका की जो खोज है वो किसने की, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कल के लिए। तो 1665 में एक माइक्रोस्कोप की मदद से यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक कोशिका की खोज की, जिसे मृत कोशिकाओं को ही इन्होंने देखा था, तो सेल कोशिका का इसको नाम दिया। और कोशिका का जो लैटिन भाषा में जो नाम है वो है आपका छोटा कमरा। उसी प्रकार आपका ये तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन आपका जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की, तो लीवन हुक। तो एंटोनी वैन ल्यूवन हुक ने आपकी जीवित कोशिका की खोज 1674 में लीवन हुक ने की थी, जीवित कोशिका की। और मृत कोशिका की थी रॉबर्ट हुक ने। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे विजिबल नहीं हो पाया था, लेकिन मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है 2026 में किस देश ने जीता। तो पुरुष T20 विश्व कप 2024 का जो खिताब है, 26 का जो खिताब है, वो जो जीता है, तो ये टूर्नामेंट अभी जो है वो जो भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेज़बानी में होना है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जीता इस बार आपका भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया ने सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और भारत जो है वो कुल 3 बार क्रिकेट विश्व कप को जीत चुका है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। 2007 में, 2024 में और 2026 में 2 बार बैक टू बैक, क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रॉफी का सम्मान करते हैं, इसीलिए इंडिया वाले बार बार ट्रॉफी को जीत रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका अमृतसर में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका 1 जून से 8 जून 1984 के आसपास चलाया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत की सेना के द्वारा भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो है वो कहने पर चलाया गया था। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। बात करें साइमन कमीशन की, तो ये साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसकी नियुक्ति बेशक 1927 में होती है, लेकिन भारत आया था ये 1928 में। साथियों, 3 फरवरी 1928 को पहली बार ये आपका भारत के मुंबई या बॉम्बे पहुंचा था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन सभी के सभी अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है। देखो, मैं बोलता हूँ कि एंट्रांस में एक आध राजधानी वाला क्वेश्चन आ जाता है, और अगर आपने ये भी गलत कर दिया तो फिर क्या फ़ायदा। तो जो मिजोरम की राजधानी है वो आइजोल है। ये आप तमाम साथी, तमाम भाई जानते हैं कि मिजोरम की जो राजधानी का नाम है वो आइजोल है। आपका सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक है। आपका शिलोंग मेघालय की राजधानी है, और ईटानगर आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तमाम बातों को मैंने तमाम 4 राज्यों की राजधानी भी यहाँ पे गिना दी आपको। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपके कौन है, तो वो है जस्टिस सूर्यकांत। तो न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत जो महोदय हैं वो वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और
इनका जो कार्यकाल है वो 2027 फरवरी 2027 तक रहेगा। और उसके बाद बी आर गवई के जगह बी आर गवई 52वें थे, ये 53वें बने हैं। जस्टिस सूर्यकांत 52वें ये थे, उससे पहले 51वें ये थे। ठीक है, तो अच्छा 50वें ये थे, 51वां आपका कौन था? तो 51वां आपका कोई और था। उसके बाद ये तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मेकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षाओं में। जब मैं बार बार बताता हूँ तो उस टाइम आप सुनते नहीं हैं। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ये भारत के उड़ीसा राज्य में है और ये जो बनाया गया है वो आपका ये 260 किलोमीटर लंबाई में ऊंचाई में है और लंबाई भी इसकी ठीक ठाक है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथ ही इसकी लंबाई कुल 25.8 किलोमीटर लंबा है। देखो कितना लंबा है ये। ठीक है, तो सॉरी 260 किलोमीटर ऊंचा है टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी, लेकिन ये लंबा है। कौन सा? आपका हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध की जब मैं बात करता हूँ ना, तो ये कौन सी नदी पर बना है ये आपको पता है? तो ये जो है आपका कौन सी नदी पर बना है? तो ये बना है महानदी। तो महानदी है उड़ीसा में, उसके ऊपर बना है ये। टिहरी बांध बना है आपका भागीरथी नदी पर। आपका भाखड़ा नंगल बांध बना है सतलुज नदी पर। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्व होता है ग्रेविटेशनल डैम। ठीक है, उसी प्रकार आपका सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे उच्च साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो केरल था। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं 94% के आसपास 2011 में केरल में पढ़े हुए लोग थे। तो ये बातें तो हम बहुत बार करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस होता है। 21 जून को आपका जो है क्या होता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। तो 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस होता है। आने वाली परीक्षाओं में भी ये काम आपको आ सकता है। आज का आखिरी और बेहतरीन क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में जारी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द एक्सटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो द एक्सटर्नल स्टेट्समैन एक बुक ले आई है 2026 में। ये बुक जो है वो आई है। किताब जो लिखी है वो लिखी है विजय गोयल ने। अटल बिहारी वाजपेयी पर द इंटरनल स्टेट्समैन ये बुक इनकी है और विजय गोयल साहब के द्वारा ये बुक लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं हो सकता, मेरा मानना तो यहाँ पे इटर्नल हो सकता है। तो द इटर्नल मान लीजिए, द इटर्नल स्टेट्समैन। एक्सटर्नल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये गलत मिसप्रिंट हो गया होगा इनसे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन, ये खाली ऑप्शन थे। और तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके बीच ऐसे ऐसे अब क्वेश्चन आते हैं वाले, आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। तमाम साथियों को ये वीडियो अच्छी लगी है, तमाम साथियों को हर हर महादेव, राधे राधे।